अदब इसकी परिभाषा है, मत पूछो बहनों, संवर गई तो जन्नत और बिगड़ गई तो तमाशा है। हम सभी जानते हैं जीवन हमारे लिए एक वरदान है, जीवन हमारे लिए एक उत्सव है। हम उसे परंतु अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको कितने आनंद पूर्वक बिता रहे हैं और हम इसका कितना लाभ ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम कहते हैं ना कि सही इंसान तो वही है जो जीवन को वरदान साबित करे कि वह इतने अपने जीवन को अपनी सूझबूझ से अपनी पहचान बनाए और जिंदगी को आसान बनाए। यह हमारी जिंदगी हमारे चॉइस पर डिपेंड करती है। हम सभी जानते हैं कि जीवन के 4 व्यवस्थाएं हैं और बहुत अच्छे से हम सब जानते हैं। मैं शिखाजी बदादा को भी सर्वप्रथम तो बहुत बहुत स्वास्थ्य लाभ के लिए भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी आप इतने अच्छे से आज जुड़ी और इतना अच्छा बोली, तो बाद में ना भूल जाऊं, इसलिए पुनः स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद आंटी। हमारी जिंदगी की 4 अवस्थाएं हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और समझते हैं। बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। बचपन हमारा अल्हड़ मस्ती और खेलकूद में निकल जाता है। युवावस्था या किशोरावस्था पढ़ाई में और कैरियर बनाने में निकल जाता है। प्रौढ़ावस्था हमारे ही बच्चों की शादी करने में, बच्चों को सेटल करने में और अपने बिजनेस को जमाने में निकल जाता है। और जब चौथी आती है हमारी उम्र की सांझ, वृद्धावस्था, तब हमें मालूम पड़ता है कि हम अभी तक तो जैसा हमारी संस्कृति और संस्कार भी कहते हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, हो सके तो औरों के लिए जिए, लेकिन उसके आगे एक और लाइन जोड़ना चाहिए कि हम औरों के लिए तो जिए ही, पर स्वयं अपने लिए भी जिए और हम अपना भी ध्यान रखें और अपनी भी प्लानिंग करें। तो जब हमारी बचपन में जब हम रहते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे बचपन में बहुत शौक होते हैं, इच्छाएं होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, हम में बहुत सी कला होती है, प्रतिभा छिपी होती है। हर एक चाहता है कि मेरे सपने साकार हों, मेरे ख्वाब पूरे हों। लेकिन जब क्या होता है, शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद जैसे ही परिवार की जवाबदारी आती है, बच्चों की जवाबदारी आती है, फिर वही जो हमारे जीवन चक्र की जो 3 अवस्थाएं वो निकल जाती है। और जब हम चौथी अवस्था में प्रवेश करते हैं, तब हमें अपने पुराने शौक, हमारी पुरानी प्रतिभाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे ख्वाब, हमारी तमन्नाएं, हमारे सपने फिर से जागृत होते हैं और तब हमें पुनः पीछे जाकर देखने का मौका मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इन्हें हमें वापस, जब हम 60 वर्ष की उम्र में आते हैं या 50 वर्ष की उम्र में आते हैं और जब हमारे जीवन की सांझ आने वाली होती है, तब वो कहते हैं कि वह हमारी जीवन का यू टर्न ऑफ द लाइफ होता है। और जैसे कि जब यू टर्न आता है तो हम कहते हैं ना, एक बस का ड्राइवर किस तरह से यू टर्न लेता है, वह उस बस के ड्राइवर की कुशलता दर्शाता है। तो वैसे ही हम हमारे जीवन की यह वृद्ध उम्र की जो सांझ है या वृद्धावस्था है या उम्र का संध्या काल है, तो हम जब यू टर्न लेते हैं तो हम उसे कितनी कुशलता से और कितने अच्छे तरीके से, यानी आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक और खुश होकर हम अपना जीवन बिताएं, वह हमारी सूझबूझ, हमारी प्लानिंग पर निर्भर करता है। वैसे अपनों का हाथ, सपनों का साथ और गुरु व दोस्तों का ज्ञान न केवल जीवन आगे बढ़ाते हैं, बल्कि हमारी मंजिल और लक्ष्य तक भी हमें ले जाते हैं। परंतु प्राचीन काल में क्या था कि संयुक्त परिवार प्रथा थी और सहनशीलता, संस्कारी परिवारजन, आज्ञाकारी भावी पीढ़ी, वसुधैव कुटुंबकम की सोच और सामाजिक व्यवस्था व एहसास जीवन के उत्तरार्ध को बड़े ही प्यार से सहेज देते थे। परंतु समय बदला, आज सभ्यता बदली और जीवन के तौर तरीके भी बदल गए हैं और बदलाव की रफ्तार आज इतनी तेज है कि बदलाव की जो रफ्तार तेज है, आदमी की रफ्तार से भी ज्यादा तेज हो गई है। और हमारी अब जीवन इतनी तेज होने की वजह से हमारी जीवन नैया भी डगमगाने लगी है। तो इस मुकाम पर पहुंचकर हम आत्मविश्वास, अपना मनोबल बनाए रखें और डगमगाने ना दें, बल्कि अपनी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा
हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, सेवा, इन सबको परिष्कृत व प्रदर्शित करते हुए इसको आगे और बढ़ाने का अवसर दें। यह हमारे लिए बहुत सुखदाई होगा, आनंददायी होगा। कहते हैं ना, लाइफ इज ए लर्निंग प्रोसेस, बट ओल्ड वन इज ए अर्निंग एंड लर्निंग का रिटर्निंग प्रोसेस है। मतलब जो हमने जिंदगी भर कमाया है, अर्जित किया है, या जो हमने सीखा है, हमारी वृद्धावस्था, हमारे जीवन की सांझ, उसको वापस लौटाने का सुअवसर है। और इसीलिए कई बार हम ये सोचते हैं कि अब तो हमारी उम्र 60 साल की हो गई है, इस उम्र में आकर अब हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत से लोग सोचते हैं। लेकिन यदि हमारे मन में दृढ़ निश्चय है और हमारा जीवन का, कहते हैं ना कि बिना उद्देश्य के कोई जीवन नहीं होता है, तो जीवन का यदि कोई लक्ष्य है तो हम उसे पूरा करने की यदि कोशिश करते हैं, तो हम इस उम्र में पहुंचकर, जीवन की सांझ पर पहुंचकर भी हम क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत से उदाहरण है, हमने देखा होगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 60 साल के बाद बहुत बड़े महान लेखक बने। चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, वो भी 60 साल के बाद बने। और अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो अभी राष्ट्रपति बने हैं, वो 76 वर्ष के हैं। तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी, वो 70 वर्ष की उम्र के बाद लिखी थी। और अमिताभ बच्चन जो इस सदी का महानायक है, हम सभी जानते हैं कि वो बहुत संघर्षमय जीवन में आ गए थे, और उन्होंने 60 से 70 वर्ष की आयु के बाद ही अपनी आवाज के जादू के बल पर कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से अपनी पहचान बनाई, और उसके बल पर आज वो किस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे ही समाज की राजश्री जी बिरला, जब उनके पति आदित्य विक्रम बिरला को कैंसर हो गया था और उनकी डेथ हो गई, उसके बाद उन्होंने ऑफिस जाना शुरू किया, और आज भी वे उस उम्र में अपना ऑफिस बखूबी संभाल रही हैं। मिल्खा सिंह, जिन्होंने 60-70 वर्ष की उम्र के बाद दौड़ना शुरू किया और 81 वर्ष की उम्र में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, भारत के लिए पहला पदक जीता। तो यानी बात यही है कहने की कि हम ये मान के चलें कि आई कैन डू इट, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। हम चाहें तो उम्र की इस पड़ाव पर, इस धरातल पर पहुंचकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस जरूरत है हमारे जीवन में हमारा कोई ना कोई एक लक्ष्य जरूर हो, और सफलता के लिए बस जीत के सफर में जुनून की आंधी हो तो मुश्किलों की क्या बिसात। उम्र कभी कोई बंधन नहीं है। और अभी वर्तमान समय में तो कोरोना महामारी ने सबको बहुत कुछ सिखा दिया है, हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। कहते हैं ना, प्रकृति अपने आप सब कुछ सिखा देती है, तो उसने हमें इतना कुछ सिखा दिया है कि हमें पारिवारिक रिश्ते की छत्र छाया का महत्व समझा दिया है, और फिर व्यावहारिक अनुभव, विचार मंथन के आधार पर जिंदगी को प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक कैसे जिताएं और इसके लिए क्या करना है, यह सब भी हमें कोरोना ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो अब मैं आती हूँ अपने विषय पर कि हमारी उम्र की सांझ के लिए हम कैसे करें तैयारी। तो जब हमारी जिंदगी के लिए हमारे यहाँ जैसे हम कहते हैं 3 चीजें बहुत आवश्यक है, तन, मन और धन, और चौथा है आध्यात्मिक। तो इन तीनों चीजों की हमारे जीवन में बहुत महती आवश्यकता है। और जीवन के पूर्वार्ध के लिए यदि हम पहले से ही पूर्वार्ध में ही तैयारी कर लें कि हमारा उत्तरार्ध सुखमय हो, आनंद पूर्वक बीते और प्रसन्नता पूर्वक हम बिताएं, तो उसके लिए हम इन तीनों की प्लानिंग करें। और जैसा कि मैंने अभी तन मन धन कहा, तो हमारी मन यानी भावना बहुत अच्छी हो, तो यदि हमारी भावना अच्छी है तो मन मंदिर बन जाता है। यदि आहार अच्छा होगा तो हमारा तन मंदिर बन जाएगा, और हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा मस्तिष्क मंदिर बन जाएगा। और यदि हमारी ये तीनों चीजें अच्छी होगी तो हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा। तो तन मन धन यदि हमारा ये अच्छा है तो हमारा जीवन निश्चित ही सुंदर बन जाएगा। और सबसे पहले अब हम आते हैं तन यानी हम सभी जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख धन और माया। तो जब तक हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। और जीवन के इस उत्तरार्ध के लिए हमें पहले से ही हमें इस तरह से हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, प्लानिंग करना है
हमें संतुलित आहार लेना है कि जब हम परिवार के अन्य सदस्यों के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए हम सदैव ये करते हैं कोशिश कि वो लोग स्वस्थ रहें, तो हम उनको पौष्टिक आहार देते हैं, ड्राई फ्रूट देते हैं, फ्रूट देते हैं और सब कुछ उनका नियमित रूप से बराबर करते हैं। तो हम उन लोगों का तो करें, लेकिन साथ में हम अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि यदि हम स्वस्थ नहीं रहे और इस उम्र में आकर यदि हम असहाय हो गए तो फिर हम परेशान होंगे और हमारे ही साथ परिवार वाले अन्य भी परेशान होंगे। और हमने देखा है कि जब कई सदस्य जब बिस्तर पर आ जाते हैं, और ये स्वाभाविक होता है कि जब बिस्तर पर आ जाते हैं तो स्वयं कुछ कर नहीं पाते हैं, और हर आदमी यही सोचता है, शायद मैं भी सोचती हूँ और सब लोग यही सोचते होंगे कि भगवान उम्र दे तो इतनी दे कि हम चलते फिरते ही भगवान के यहाँ चले जाएं, कि हमें किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। जब तक हमारे हाथ पैर सक्रिय हैं तब तक ही हम जिए। तो उस जीवन के लिए हमें सक्रिय बने रहने के लिए हमें अपने संपूर्ण आहार, पौष्टिक आहार, इसका ध्यान परिवार के साथ साथ हम स्वयं अपना भी रखें। आहार संतुलित के साथ शुद्ध और सात्विक भी हो, पौष्टिक भी हो, और ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स सभी का बराबर नियमित रूप से हम सेवन करें। और कोरोना ने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या करना है, काढ़ा भी लें और सब कुछ लें। दूसरा आता है स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम। व्यायाम, प्राणायाम, योगा, ध्यान, वॉकिंग, घूमना, ये सभी हम नियमित रूप से करें ताकि हम सक्रिय बने रहें और हमारे हाथ पैर बराबर चलते रहें। जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। तो हमें जैसे अनुशासन मतलब हमारी जो दैनिक नियमित दिनचर्या है वह बराबर नियमित हो, जैसे समय से उठना, समय से सोना, समय पर भोजन करना और हर काम समय से करना, और इसी के साथ साथ अपने आराम का भी ध्यान रखना कि हमारा शरीर बाद में आके उस उम्र में जाकर भी चलता रहे। तो इन सब चीज का हम ध्यान रखें। चौथी बात कि हमें कोई भी बीमारी हो या ना हो, लेकिन इस उम्र में आकर हम अपना हर 2 या 3 वर्ष में नियमित चेकअप जरूर कराते रहें, ताकि यदि कोई बीमारी यदि शुरू भी होने वाली है तो हमें पहले से ही मालूम पड़ जाए। तो हम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हम नियमित चेकअप कराते रहें, हम फुल बॉडी चेकअप करा लें ताकि कोई भी तकलीफ हो तो हमें मालूम पड़ जाए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अतः जीवन शैली ऐसी हो जो आपको चुस्त दुरुस्त बनाए रखें, और इसी के साथ साथ जप, तप, नियम, संयम, साधना करते रहें और व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ साथ हम व्यवस्थित भी रहें, अनुशासन भी बनाए रखें। अब दूसरा आता है हमारा मन यानी मानसिक। तो हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारे विचार और हमारा जीवन यदि उचित होगा तो हम सदैव प्रसन्न रहेंगे। तो उसके लिए हम सदैव खुश रहें, मन प्रसन्न रहे, तो तन स्वस्थ और वर्तमान में जिए। यानी हम अतीत की बातों को दिमाग से निकाल दें, क्योंकि इन बुरी बातों को भूल जाए, नहीं तो क्या होता है हमारे दिमाग को हम डस्टबिन ना बनाएं पुरानी बातों का। हम अपने दिमाग को खाली रखें ताकि उसमें नई नई बातें आए और नए नए विचार आए। तो नकारात्मक बातों को हम दिमाग से निकाल दें और अपने दिमाग को डस्टबिन ना बनाएं। व्यस्त रहें, मस्त रहें और खुश रहें। समय का उचित प्रबंधन करें। सफल व्यक्ति वही कार्य दूसरे तरीके से करते हैं और उसी समय को अब सवाया और ड्योढ़ा बना लेते हैं और तभी वो सफल होते हैं। तो हम जो भी कार्य करें उसकी प्लानिंग करें, योजना बना के करें, तो वही कार्य हमारा बहुत अच्छे से होगा। तीसरा आता है कि हम हमारी डायरी और पेन को दोस्त बनाएं और उसे सदैव साथ में रखें। जैसे कि हम कहते हैं ना, पर्स में डायरी, पेन, पानी की बोतल, ये सब हमेशा होना चाहिए। तो वो हमेशा साथ में रखें, क्योंकि क्या होता है इस उम्र में आकर क्या होता है कि अक्सर हम कई चीज कई जगह रख देते हैं और भूल जाते हैं, और उसको ढूंढने में ही हम हमारा बहुत सा समय वेस्ट करते हैं। तो हमारा बहुत सा समय इसलिए जाता है। तो हम या तो हर चीज व्यवस्थित जहां से उठाइए वहीं रखने की आदत रखें, और नहीं तो कोई नई चीज जहां हमने रखी है, जैसे कई बार क्या होता है कि लॉकर की चाबी है या बैंक की चेक बुक है, पासबुक है, हम कहीं और रख कर भूल जाते हैं, तो हम लिख कर रखें। और दूसरी बात, जो जैसे कि आजकल
अब इतनी सारी मीटिंग्स होती हैं आजकल, सब जूम पर मीटिंग होने लग गई है, लेकिन क्या होता है कभी कभी एक एक दिन में दो दो मीटिंग है, या अगली मीटिंग कब है हम भूल जाते हैं और कई बार फिर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते। तो यदि हम डायरी में नोट कर लेंगे कि आज इस प्रदेश की या इस तारीख को यहाँ ये मीटिंग है, तो यदि हम डायरी में नोट कर लेंगे तो हमें मतलब हमारा समय भी खराब नहीं होगा और हर काम व्यवस्थित रूप से कर पाएंगे। इसलिए अपने डायरी और पेन को दोस्त बनाएं और हर चीज को लिख कर रहें। वैसे भी पुरानी कहावत है कि यदि हिसाब भी हो तो पहले कहा जाता था पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। मतलब कभी भी पैसे का भी देन लेन हो तो हमेशा डायरी में नोट करें, तो हमने किसको कितनी तारीख को और किस चीज के लिए रुपए दिए हैं ये हम बराबर क्लियर लिख के रखेंगे, तो हम कभी भूलेंगे नहीं और हमारा हिसाब भी कभी गड़बड़ाएगा नहीं। और मैं आपको बताती हूँ कि ये काम हम बिल्कुल बराबर, चूंकि मैं कोषाध्यक्ष भी रही हूँ, लेकिन व्यवस्थित रूप से करती हूँ कि यदि किसी से कोई भी रुपए लिए हैं, किसी भी काम के लिए आए, हम लोग बिल्कुल डायरी में ये नोट करके लिखते हैं कि इससे इतने रुपए और इस काम के लिए और इस तारीख को मिले और यहाँ मिले। तो हम कभी भी भूलते नहीं है और हमारा हिसाब कभी भी गड़बड़ाता नहीं है। तो गीता जी की भी यही आदत और मेरी भी आदत, या फिर कोई देता है तो यदि किसी लिफाफे में किसी ने रुपए दिए हैं तो हम उस लिफाफे के ऊपर भी लिख देते हैं कि ये रुपए उसने इस कार्य के लिए दिए हैं। यानी कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि हम जो भी काम करें उसको नोट करके करेंगे तो हमारा समय आगे भी कभी नहीं खराब होगा। और चूंकि इस उम्र में आकर भूलने की आदत होना स्वाभाविक है और हम भूल भी जाते हैं, तो बिल्कुल इसको लिख के रखें। और ये बात भी नोट करें कि काम की प्रायोरिटी को हम महत्व दें कि कौन सा काम, जैसे कि चूंकि आप सभी बहनें समाज से जुड़ी हुई हैं या कोई ना कोई क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो रोज कोई ना कोई काम रहते हैं। तो सभी लोग, हालांकि आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम रोज सुबह उठकर अपनी डायरी में ये नोट करें कि हमें आज क्या क्या काम करना है और उन काम में भी हमें किसको प्रायोरिटी देना है, किसको महत्व देना है, ताकि हमारा कोई भी इम्पोर्टेंट काम भी अर्जेंट ना बन जाए। जैसे कि मान लीजिए अभी यदि हमें कोई बीमारी भी हो गई है तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यदि हमने समय से डॉक्टर को नहीं दिखाया तो वो अर्जेंट बन जाएगी और हमें तुरंत भागना पड़ेगा। तो इस तरह से हम हमारे मतलब कार्यों को भी व्यवस्थित बना लें ताकि हमारा जीवन और हमारी प्रणाली व्यवस्थित चलती रहे। और सबसे बड़ी मुख्य बात है इस जीवन की सांझ पर पहुंचने वाले पड़ाव पर कि हम अपने शौक पूरे करें। बचपन में हमने जो शौक पाले थे या जो ख्वाब देखे थे कि मुझे जैसे सपना, मतलब हमारा ख्वाब था कि मुझे नृत्य सीखना है या गायन है या वादन है या लेखन है, साहित्य का पठन पाठन है या खेल है या कला है या समाज सेवा है या राजनीति है, हम जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से यदि हम वो पूरा नहीं कर पाए तो निश्चित ही इस समय आकर हम वो अपने शौक अवश्य पूरे करें। कहते हैं ना, सीखने की या करने की कोई उम्र नहीं होती है। दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु बनाए थे और उन्होंने तो चींटी, हाथी और मधुमक्खी तक को भी गुरु बना लिया था। गुरु यानी जिससे हम कोई भी काम सीखते हैं वो हमारा गुरु हो गया। तो इसलिए हम ये ना सोचें कि इस उम्र में आकर अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम निश्चित ही जो हम चाहते हैं वो आकर अभी भी हम जो काम करना चाहते हैं बिल्कुल करें और जो सीखना चाहते हैं सीखे। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी 5-6 लोगों के मुख्य लोगों के उदाहरण दिए हैं कि इस उम्र में आकर वो लोग इस स्थिति पे और इस मुकाम पर पहुंचे, तो हम भी यदि पहले से प्लानिंग करें और जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे आर्ट का हो, चाहे फिल्म का हो, चाहे गायन वादन का हो, हम उस क्षेत्र के लिए थोड़ी सी तैयारी जरूर पहले से करें कि हम थोड़ा थोड़ा उसमें, यानी जो प्लानिंग करना है वो हमें पहले से थोड़ा जुड़ना होगा ताकि इस पड़ाव पर आकर हम उसमें पूरे रूप से खुलकर कार्य कर सकें। तो हम जरूर निश्चित ही इन सब संस्थाओं में भी यदि हमें समाज सेवा करनी है या राजनीति में जाना है तो हम उन संस्थाओं के सदस्य जरूर पहले से बने और थोड़े थोड़े सक्रिय रहें ताकि आगे आने पर हम बड़ी जवाबदारी ले सके और फिर निभा सके। तो उसमें आपके शौक भी पूरे होंगे और आपका समय भी अच्छे से व्यवस्थित होगा और आप काम भी पूरा खुलकर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है और हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति है कि परित सरिस धर्म नहीं भाई, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली हमारी संस्कृति है और हम धर्म, संस्कार, आध्यात्म इन सब पर भी विश्वास करते हैं। तो हम परोपकार और दान की महिमा पर जरूर ध्यान दें और हमसे जितना बन सके
हम उतना दान अवश्य करें। और दान जरूरी नहीं है कि पैसे से ही होता है, दान हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि समय दान, श्रम दान, सेवा दान, अंगदान मतलब शिक्षा दान, विद्या दान मतलब किसी भी रूप में हम दान कर सकते हैं। तो हम जो हमसे बन सके हम उस रूप में दूसरे लोगों का सहयोग करें। और मुझे लगता है इस उम्र में आकर यदि आपको पढ़ाने का शौक है, यदि आप आसपास के बच्चों को बुलाकर और निःशुल्क रूप से यदि पढ़ाएंगे और बच्चे यदि कुछ पढ़ लिख कर सीख जाते हैं तो आपको जो सुकून या संतोष मिलेगा वो आप करने के बाद ही अनुभव कर पाएंगे। या जो कर रहे हैं, वैसे मुझे लग रहा है सब समाज सेवी बहनें हैं तो सब बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं। तो सबने निश्चित अनुभव किया होगा कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से हमें जो संतोष और सुकून मिलता है वही हमारी लगता है कि हाँ हमने आज कोई एक बहुत अच्छा काम किया है दूसरे की मदद और सेवा करके। तो हम किसी भी रूप में दान करें, सहयोग करें, सेवा करें और इसमें हम हमारे जीवन को आनंदमय बनाएं। और इसके लिए भी हमें पहले से ही थोड़ी थोड़ी प्लानिंग करना होगी ताकि इस उम्र में आकर हम उसको फुल प्लेस कर सकें। हमारे अनुभवों का खजाना है बुजुर्ग, यानी इस उम्र पर जब हम पहुंचते हैं तो हमारे बालों में जो चांदी झलकने लगती है। कहते हैं ना कि परिवार की जिम्मेदारियों को करते करते हुए कि हम स्वीट 16 से स्वीट 60 तक कब पहुंच जाते हैं हमें पता ही नहीं पड़ता है। और हमारे बालों में जब चांदी झलकने लगती है तब हमें लगता है कि हाँ अब हम परिपक्व हो गए हैं, हम मैच्योर हो गए हैं। तो जब इस पड़ाव पर हम पहुंचते हैं तो हमारे पास बहुत बड़े अनुभवों के खजानों की एक पोटली होती है। कहते हैं ना ठोकर खाकर ही ठाकुर बनते हैं। तो हम लोगों ने अपने जीवन में कई ठोकरें खाकर हम ठाकुर बने हैं। कहते हैं ना जितने कष्ट कंटकों में जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो इस उम्र के पड़ाव पर पहुंचने पर हम बहुत कुछ अपने अनुभवों से ही सीख जाते हैं और वही हम आगे के लिए सिखाने लायक भी हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पास अनुभवों का खजाना है उसमें से प्रेम, स्नेह, ज्ञान, प्यार, आत्मीयता इन सब के रत्न यदि हम बांटते चलेंगे तो हमारा परिवार, समाज व राष्ट्र उसके लिए हम बहुत उपयोगी भी बन जाएंगे। तो हम इन सब रत्नों का उपयोग करते चलें और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज व परंपराओं के वाहक हैं हमारे वरिष्ठ जन, यानी हमारी इस उम्र में पहुंची हुई पीढ़ी जिन्होंने जैसा कि अभी आज राती जोगा की सीडी का जो किया गया है विमोचन, ये गीत भी हमारी बहनों ने ही गाए हैं और ये गीत भी हमारी बहनों ने कलेक्ट करके संग्रह करके आज दिए हैं और हम इसको अगली भावी पीढ़ी को देने जा रहे हैं। तो ये हमारा एक संकलन है जो आगे पहुंचेगा। तो यह किसकी है? हम ही लोगों की देन है ना, हम बड़े लोगों की। और इसको हम आगे देके जाएंगे तो सबको, भावी पीढ़ी को भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे लिए हमारे बड़ों ने, वरिष्ठ लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो आगे जब भी वो राती जोगा के गीत में बजाएंगे गीत तो हम लोगों को बहुत याद करेंगे। और वैसे भी हमारा समाज उत्सव प्रिय समाज है, तो प्रति माह कोई ना कोई उत्सव या त्योहार आते ही रहते हैं और इनके साथ, इनके माध्यम से हम पारिवारिक रिश्तों को भी बहुत सुंदर तरीके से परस्पर समन्वय बनाए रखते हैं और रिश्तों को मधुर बनाते हैं इनके माध्यम से। और इनको प्रगाढ़ बनाने के भी संदेश हमारे त्योहार देते हैं और संस्कार भी सिखाते हैं। तो बड़ों को प्रणाम करना, छोटों को प्यार करना और सबका सम्मान करना और गिफ्ट देना, इन सब से क्या होता है? खुशी मिलती है। तो ये सब हमारे त्योहार हमें वैसे ही सिखाते हैं, लेकिन आज की आधुनिक पीढ़ी इन सब चीजों को भूलती जा रही है। तो इन सबको हमें बरकरार बनाए रखना है और भावी पीढ़ी को हमें वापस ये सब समझा के जाना है कि हमारी संस्कृति और हमारे परंपराएं ये सब हम लोगों के सहयोग से ही कायम रहेंगे और मार्गदर्शन से ही वो आगे बढ़ते रहेंगे। अन्यथा आधुनिक जीवन पद्धति जो है उसमें ये सब विलुप्त हो जाएंगे और हमारी रहन सहन, खान पान, बोली चाली, भोजन, वेशभूषा, गीत, भजन, ये सब भी क्या है? हम वरिष्ठ लोगों के, मतलब हम उत्सवों के माध्यम से इसको हस्तांतरित करते जा रहे हैं। और जैसा कि अभी आरसी लाहौटी साहब ने भी पिछली बार कहा था
कि भजन, भोजन, भाषा और भूषा, ये चारों चीजें हमारी संस्कृति की परिचायक है और ये आगे भी बनी रहे तो हमारे वरिष्ठ जन ही इसको आगे अगली भावी पीढ़ी को उसका वाहक बनकर आगे हस्तांतरित करते हुए आगे इसको बढ़ाएगी। तो हम इन सबको और एक और चीज कि जैसे पहले क्या होता था कि दादा दादी, नाना नानी अपने पोते पोतियों को, दोते दोतियों को रोज अपने पास सुलाते थे और उनको कहानी के माध्यम से हमारी जो ये प्राचीन ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, इन सब की कहानियां सुनाते थे। मैं तो खुद अपना कहूं कि मेरे ही पोते पोती जब अब थोड़े बड़े हो गए, मतलब जब छोटे थे तो मेरे पास सोने के लिए लड़ते थे। और क्यों लड़ते थे? कि हमें कहानी सुननी है। और ये मेरा खुद का अनुभव है कि मैंने उन्हें जो कहानी बचपन में सुनाई थी उन्हें आज भी याद है और वे आज भी याद करते हैं। तो ये मतलब हम बुजुर्ग लोग अभी भी इस चीज को, जब भी हमारे यहाँ कोई त्योहार आते हैं, हम उस त्योहार के दिन त्योहार बच्चों से पूछें, उनको उसका महत्व बताएं, ताकि आगे भी हमारी ये संस्कृति, संस्कार, उत्सव इसी प्रकार चलते रहे और इसी प्रकार बने रहे। तो इस उम्र में आकर भी हम बच्चों को मतलब बच्चों में बच्चे बनकर, बड़ों में बड़े बनकर, युवाओं में युवा बनकर उनका साथ दें, उनके साथ बैठें और उनके साथ खेलें। तो हम तो खुद खुश होंगे ही, हमारा मन भी प्रफुल्लित होगा, आनंदित होगा, लेकिन बच्चों को भी अच्छा लगेगा और हमारा समय भी बहुत अच्छे से पास होगा। तो इस चीज को भी हम ध्यान में रखें कि आगे भी हम इस प्रकार बच्चों को हमारी संस्कृति और संस्कार के बारे में कहानी और इनके माध्यम से बताते चलें। और आज जरूर ये स्थिति हो गई है, वास्तव में मैं कह तो रही हूँ, परंतु आज की स्थिति ये हो गई है, मोबाइल युग आ गया है और बच्चे से लेके बड़े तक, यानी बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है, बड़ों के हाथ में भी मोबाइल है, युवाओं के हाथ में भी है और बुजुर्गों के हाथ में भी मोबाइल है और सब अपने अपने में ही व्यस्त हैं। किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है और ना कोई सुनना चाहता है और ना मानना चाहता है। लेकिन यदि हम इसको रोचक ढंग से या खाने के समय, भोजन के समय मतलब यदि बात करेंगे और बतलाएंगे और हर त्योहार के समय उसकी उपयोगिता भी उन्हें समझाएंगे, तो निश्चित है मतलब एक इंटरेस्टिंग तरीके से हम बताएं तो हमारी आगे के लिए भी ये वाहक बनी रहेगी और इसको हमें जरूर सबको करना भी चाहिए। और एक मुख्य बात कि सकारात्मक सोच, मधुर व्यवहार, कहते हैं ना, सकारात्मक सोच हो, वाणी में लोच हो, व्यवहार में मधुरता हो, तो सब लोग आपके पास दौड़े चले आएंगे, खींचे चले आएंगे। तो हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमारे और वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के लिए कि आप लोग संचालन में सभी लोग सब एक दूसरे की बहुत अच्छे से तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, इससे क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है, लोगों का प्रोत्साहन बढ़ता है, लोगों को प्रेरणा मिलती है। आज सबके लिए सबने मेरे लिए भी बहुत अच्छा बोला, तो मुझे भी लगता है कि अब आगे मुझे उससे भी अच्छा बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी वाणी ऐसी हो और सकारात्मक सोच हो कि आशावादी दृष्टिकोण बना के रखें कि हम जो भी बीड़ा, जैसे अब आगामी का प्रोजेक्ट के लिए हम जो भी बीड़ा उठाएं, निश्चित ही हमें उसमें सफलता मिले। हम इस प्रकार का प्रयास करें और आप बाकी लोग भी दूसरे एक दूसरे को मतलब जैसे कि अभी मैंने कुंतल जी को बोला, शुभकामनाएं प्रेषित की कि आपका अगला प्रोजेक्ट सफल हो, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस प्रकार से जब हम एक दूसरे को मतलब बोलते रहेंगे, बहुत अच्छे से मोटिवेट करेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, तो लोग हमसे अपने आप जुड़े रहेंगे। और कई बार जैसे कि जो ये समस्या आती है कि बुजुर्ग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो हम इस उम्र में आकर अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, बल्कि हम कहीं ना कहीं बिजी होंगे और जिस संस्था में चाहें हम उस संस्था में जुड़े और अपने मित्र जरूर बनाएं। क्योंकि मित्र क्या होता है? मित्र वह होता है जिसको हम अपने मन की बात भी कह सकते हैं, उसके साथ हम खिलखिलाकर हंस सकते हैं, कोई भी मजाक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कई जैसे हमारे मन में यदि कोई शंका है, कोई समस्या है कि जो हम किसी और से नहीं कह सकते हैं, तो हम मित्र को वह कह सकते हैं, बता सकते हैं और उस समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो हम मित्र जरूर बनाएं और मित्र ऐसा हो कि जैसे कि अभी महिला संगठन में हम जितनी भी बहनें हैं, सब आपस में एक दूसरे की
सहेलियां हैं, मित्र बन गई हैं। तो जब बहुत दिन हो जाते हैं, अभी जैसे सबको लग रहा है ना मीटिंग नहीं हुई तो हम सब मिले नहीं, तो सबका मन कितना आतुर है ना कि हम मीटिंग हो तो सब एक दूसरे से मिले, आपस में सब एक दूसरे के हाल चाल पूछे, सबसे हंसी मजाक करें, मन की बात कर सके। तो वही बात है कि हम मित्र जरूर बनाए, अपने फ्रेंड्स बनाए, जिनके साथ हम उनके मन की बात करके और खिलखिलाकर जिसके साथ हम हंस सकें और मजाक कर सकें, तो हमारे मित्र बनाए। और स्वाध्याय की को अपनी आदत में शुमार करें, मतलब स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। और इनके लिए हम आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथ या साहित्यिक ग्रंथ, जो भी हम मतलब जिसमें भी हमारी रुचि हो, हमें जरूर पढ़ना चाहिए। इनसे हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो ज्ञान को बढ़ाने के लिए और चिंतन मनन करने के लिए और हमारे जीवन की समस्याओं के मंथन के लिए भी हमें धार्मिक ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए और ईश्वर की प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि वही शक्ति देगा और वही मन को शांति देगा, सुकून देगा। तो प्रभु की पूजा पद्धति भी हमारे यहाँ प्राचीन काल से इसीलिए बनाई गई है। पहले क्या होता था, प्राचीन काल में जो हमारे वैष्णव पुष्टि संप्रदाय की सेवा है, उसमें क्या है, पूरा बचपन से मतलब लाला को जगाने से लेके शयन करने तक की पूरी क्रियाएं की जाती हैं। तो पहले की महिलाएं चूंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, बाहर भी उन्हें जाने का अवसर नहीं मिलता था और उन्हें सिर्फ वही क्रिया आती थी जो वो परिवार में देखती थी। इसीलिए यह जो पुष्टि मार्गी सेवा जो है पल्लवाचार्य जी ने जो बनाई है, वो इसी आधार पर बनाई है कि आप वैसा ही करेंगे जो आप करते आ रहे हैं। और जब आप लाला के साथ करेंगे तो आप अपने जीवन में अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी वही करेंगे। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि हर मौसम के अनुकूल या हर त्योहार के अनुकूल भगवान का वैसा ही श्रृंगार किया जाता है, वैसे ही मतलब वस्त्र धराए जाते हैं और वैसा ही उनको भोग लगाया जाता है, ताकि आप भी अपने जीवन में भी वैसा ही करें और वैसा ही भोग लगाकर आप भी वैसा ही प्रसाद पाएं। तो ये सब एक बहुत अच्छा बनाया गया है। तो इसलिए साहित्यिक हमारे धार्मिक ग्रंथों को भी हम जरूर पढ़ें और इन मतलब जो सेवा है प्रभु की वह जरूर करें, उससे मन को शांति और सुकून मिलेगा। और इसके लिए हम सोचें कि हम जब इस उम्र के पड़ाव पर पहुंच जाएं या जीवन की सांझ पर पहुंच जाएं और फिर हम ये सेवा शुरू करें, तो यह संभव नहीं है। और इसके लिए हमें प्लानिंग शुरू से ही करना पड़ेगी। तो हम इसको थोड़ा पहले से प्रारंभ करेंगे, तभी हम इसमें आकर बहुत मन से एकाग्रचित्त होकर कर पाएंगे। तो इसके लिए भी हम पहले से प्लानिंग करें और साहित्यिक ग्रंथ जरूर पढ़ें। साहित्यिक ग्रंथ के कहते हैं ना, बुक इज द लाइट हाउस ऑफ अवर लाइफ, मतलब किताबें हमारे जीवन का एक प्रकाश स्तंभ है जो हमें राह दिखाता है, हमारे ज्ञान का दीपक है। तो हमें किताबें जरूर पढ़ना चाहिए और साहित्य में जरूर लगाव लगाएं। और एक चीज कि हमारे चेहरे पर सदा मुस्कान हो। कहते हैं ना कि रोनी सूरत तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। जैसे जीवन में कहते हैं 5 सी होना चाहिए, डोंट क्रिटिसाइज, डोंट कंपेयर, डोंट कंप्लेन, डोंट क्राई और मतलब कॉम्प्लीमेंट दें, हमेशा सबकी प्रशंसा करें। तो ये इन 5 सी का जरूर हम हमारे जीवन में पालन करें। ना किसी की आलोचना करें, ना हम सदैव चेहरा ऐसा निराश और उदास ना रखें कि कोई हमसे बात ही नहीं करना चाहे। हंसता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है ना, कहते हैं ना हंसता हुआ नूरानी चेहरा। और तो हम किसी से अपनी तुलना भी ना करें, ना किसी से कंपेयर करें, ना हम किसी की आलोचना करें। और इसी के साथ साथ कहते हैं ना कि जब हम एक जीवन का एक और मंत्र है कि जब हम बहुत खुश हों और आनंद में हों तो किसी को कोई वचन ना दें, और जब क्रोध में हो तो कोई उत्तर ना दें, और जब दुख या निराशा में हो तो कोई निर्णय ना ले। इस मंत्र को जरूर हम अपने जीवन में ध्यान रखें, ताकि हमारे जीवन में कभी भी कोई भी जब ऐसा विचार मतलब क्षण आए तो हम कोई गलत निर्णय ना ला सके। इसी के साथ साथ हम स्वाभिमान से जिए। और पर कहते हैं ना कि स्वाभिमान से तो जियो, लेकिन अभिमान को मत आने दो, ईगो को ना आने दे। कहते हैं कि स्वाभिमान हमें गिरने ना देगा और अभिमान हमें उठने ना देगा, ऊपर आगे बढ़ने ना देगा। इसलिए हम अपना स्वाभिमान भी ना गिराएं और
अभिमान को आने ना दें और ये नहीं सोचें कि ये कार्य सिर्फ मुझे ही आता है या मैं ही कर सकती हूँ। क्या होता है जनरली, मतलब जैसे परिवार में बहुत से लोग होते हैं, सोचते हैं कि ये काम मैं ही बहुत अच्छे से कर सकती हूँ तो कोई और कर ना पाएगा। तो ऐसा ना सोचें, आगे वाली भावी पीढ़ी भी बहुत अच्छे से कर सकती है, हम उसे मार्गदर्शन दें और उसे समझाएं तो बहुत अच्छे से कर पाएंगी। तो इन चीजों को यदि हम करते रहेंगे और इस उम्र में आकर हम किसी से ना कोई अपेक्षा रखें और ना किसी को कोई उपेक्षा करें। किसी की अपेक्षा क्या होती है, हम समाज में भी होते हैं तो हमारी अपेक्षा होती है कि हमें पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले। वैसे ही परिवार में भी हम चाहते हैं कि हम बड़े हैं तो हमें हर चीज पूछी जाए, बल्कि इस उम्र में आकर तो हमें धीरे धीरे सब छोड़ते जाना चाहिए। इसीलिए पहले ही कहते थे ना, 60 के बाद वैराग्य ले लें। तो हमें अपने आप ही धीरे धीरे जब बहुओं को हम सौंप देते हैं, धीरे धीरे जवाबदारियों से भी और इन निर्णयों से भी हटते जाना चाहिए। कोई पूछे तो जरूर हम सलाह दें, मांगे तो सलाह दें। कहते हैं ना, सबसे सस्ती सलाह होती है। तो हम सलाह को ना दें और जब कोई मांगे तो ही दें, अन्यथा ना दें। तो हम फिर क्या होता है कि यदि हम सलाह दें और कोई नहीं मानता है तो हमें बाद में दुख होता है। तो हम इस तरह का भी काम ना करें। और यदि किसी से कोई गलती हो जाए तो हम उसे माफ भी कर दें, हमारा दिल बड़ा रखें। कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को बात। तो यदि हम अपना दिल बड़ा रखें और उसे क्षमा करें और क्षमा करके भूल जाएं। कहते हैं ना, किसी के काम आ जाओ और भूल जाओ। इसलिए कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगिव, फॉरगिव एंड फॉरगेट इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द लाइफ। यानी किसी को क्षमा करना और उसके बाद भूल जाना, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा मंत्र है, पॉलिसी है। तो इसका हम जरूर पालन करें और किसी के काम आके उसको भूल जाएंगे तो हमें बाद में मन में दुख नहीं होगा और हम खुश रहेंगे। समय के साथ अपडेट रहें, क्योंकि हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं जो आज का युग है और जो ये समय चल रहा है। हालांकि कोरोना काल ने सबको बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत सी बातें आज बोलने की जरूरत नहीं है, सब बहुत कुछ सीख गए हैं। तो हमको समय के साथ अपडेट रहना बहुत जरूरी है। यदि आज हम इस नए तकनीकी युग में मोबाइल और जूम और इसके तकनीकी युग से यदि हम वाकिफ ना होते तो क्या आज हम ये मीटिंग कर पाते? नहीं कर पाते ना। और इस उम्र में आकर भी सब ने सीख लिया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि अभी मैं थोड़े दिन पहले महेश नवमी पर मुझे महाराष्ट्र में एक वरिष्ठ महिला मंडल की एक मीटिंग थी, उसमें जाने का सौभाग्य मिला और एक व्याख्यान देना था वहां। तो पूरी वरिष्ठ महिलाओं का ही संगठन था वहां, जो 60 और 70 से ऊपर की थी और वही लोग मीटिंग संचालित कर रही थी और उन्होंने पूरा ऑपरेट किया था और पूरा उन्हीं बहनों का वो संगठन था। तो मतलब कि हम उन्होंने भी जैसे प्लानिंग करके और ये किया और बहुत अच्छे से सब फ्रेंड्स हो गई, मित्र हो गई और अपना समय बहुत अच्छे से व्यतीत कर रही है और अपने संगठन के माध्यम से। और हालांकि वैसे कई जगह वरिष्ठ संगठन बने हुए हैं और सब बहुत अच्छे से चला भी रहे हैं। कहीं मतलब हास्य क्लब है, कहीं मतलब वरिष्ठों का क्लब है तो वो घूमने जाते हैं और कई बहनें किटी भी करती हैं। किटी भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके बहाने सब मिलते हैं। और आजकल तो किटी बहुत अच्छा माध्यम हो गया है कि लोगों को अपनी प्रतिभा और कला दिखाने का भी अवसर मिलता है। नए नए गेम खिलाती हैं, लोगों के दिमाग चलते हैं और सक्रिय भी बनी रहती हैं बहनें। तो इसको भी हम पहले से प्लानिंग करके बिल्कुल जरूर, किटी में भी कोई दोष नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। हमारा ग्रुप एक जरूर बना रहना चाहिए ताकि हम सक्रिय बने रहें और सबसे मिलते रहें। तो समय के साथ अपडेट रहें। और नहीं तो क्या होगा, जैसे कहते हैं ना कि कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये बात सही है। यदि आवश्यकता न पड़ती तो सब शायद इतना नहीं सीखते और सब बहुत अच्छे से सीख गए और सब चला रहे हैं और आगे भी इसी को और बढ़ाते रहें। तो इसके साथ साथ हमारी जिंदगी यदि हम इसके साथ ही चलाएंगे तो हमारी जिंदगी और आनंदमयी हो जाएगी। और एक जो बात होती है, कई बार जैसे पहले क्या होता था कि कुछ नया ऐप है, कुछ हमें डाउनलोड करना है, नहीं आता तो बच्चे हमसे क्या कहते थे, आप रहने दो, आपको नहीं आएगा, आपके बस का नहीं है। पर अब हमें बच्चे ऐसा नहीं कह सकते, अब तो हम कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है। तो हमें तकनीक के साथ बिल्कुल समय के साथ अपडेट रहना है और उसके साथ आगे चलना है। तो ये तैयारी भी हमें पहले से ही करनी होगी और इसके साथ हम आगे सक्रिय बने। और एक जो मुख्य बात है हमारे जीवन में, कहते हैं ना कि अर्थ है तो सब कुछ है, बिना धन के सब कुछ व्यर्थ है।
परंतु जिंदगी में पैसा बहुत कुछ जरूर है, लेकिन सब कुछ नहीं है। तो तन और मन दोनों की शांति के लिए पैसा बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार की मैं कह रही हूँ कि बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है, तो हम हमारी बहुत कुछ के लिए हमारे तन, मन और स्वास्थ्य तीनों को सही चलाने के लिए, सही रखने के लिए हमें हमारे धन की भी प्लानिंग करना हमें बहुत जरूरी है। और वह हमें अभी से करना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तन, मन, धन तीनों ही हमारे जिंदगी के पर्याय हैं। तो हमको आर्थिक शक्ति तन और मन को मजबूत बनाती है और रख पाती है। तो तन की सुरक्षा और मन की शांति धन के बिना असंभव है। इसलिए जीवन के पूर्वार्ध से ही संध्या काल के लिए हमें LIC के माध्यम से, यानी लाइफ इंश्योरेंस वाले, उनके पास बहुत सारी योजनाएं हैं जो 50 वर्ष तक के लिए भी है, 50 के बाद के लिए भी हैं। तो हमें जीवन के पूर्वार्ध से ही ये तैयारी करनी चाहिए। और जैसे कि हम सभी बहने हैं और सभी को हर उत्सव पर या मायके से या किसी भी गिफ्ट के रूप में या त्योहार के रूप में हमें जो भी पैसा मिलता है, हमें, मैं तो आज भी सब बहनों से यही कहना चाहूंगी कि सब अपने उस पैसों को जोड़कर, और यदि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हुए आज वह लाखों में पहुंच जाता है। तो हम यदि वो पैसा शुरू से हम जोड़ते आए, और अभी भी कहते हैं ना कि जब जागे तब सवेरा, अभी भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। और LIC की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम हमारा एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि ताकि हम आज से 10 साल बाद भी सही, तो हमें एक निश्चित धनराशि ब्याज के रूप में हर साल मिलती रहे, ताकि हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहें, स्वावलंबी रहें। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी ऐसी कई योजनाएं हैं, वरिष्ठ पेंशन योजनाएं, वरिष्ठ योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से हम प्रतिवर्ष कुछ न कुछ राशि या एक मुश्त राशि भी उसमें जमा कर सकते हैं। तो यदि हम पोस्ट ऑफिस में भी यदि वह राशि जमा कराएंगे, तो वरिष्ठ योजना के माध्यम से भी हमें वह राशि, हम उम्र के जिस वर्ष में हम चाहेंगे उस वर्ष पे हमें उतनी राशि प्रतिवर्ष मिलती रहेगी। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि हम लोग या तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम में जाएं या LIC की स्कीम में जाएं, या और मेडिक्लेम भी जरूर करवाएं सब लोग, ताकि जब भी हमें कोई बीमारी हो तो हमें मेडिक्लेम के माध्यम से भी सरकार की ओर से वो सब हमें मिल सके। तो सभी बहनों के पास क्या होता है कि जैसे पैसे तो सबके पास आते ही हैं, और हम लोग क्या करते हैं, बहुत सी बहनें क्या करती हैं कि अपने घर में बिजनेस के लिए दे देते हैं कि वहां से मिलता रहेगा और ब्याज के रूप में आता रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम हमारे पारिवारिक प्रतिष्ठान में या अपने बिजनेस में हम पैसा दे देते हैं कि हमें बाद में इकट्ठा मिल जाएगा, पर होता क्या है कि हमें वो मतलब हम जैसे चाहें कि प्रति माह मिलता रहे हमें हाथ खर्चे के लिए, तो शायद कहीं हो सकता है संभव हो और कहीं नहीं भी हो पाता है। तो मेरा एक ये सुझाव है या मेरा मानना है कि हमें इस तरह का होना चाहिए कि जो हम खुद कंट्रोल कर सकें, यानी कि हमने ही हमारे माध्यम से जो ऐसी LIC की योजना बनाई है जिसके माध्यम से मतलब हमें वो पैसा हमें पर्सनली मिलता रहे। पोस्ट ऑफिस की भी ऐसी ही योजना है भाई, मैंने खुद अपना किया हुआ है, LIC में भी किया हुआ है, पोस्ट ऑफिस में भी किया हुआ है। और अपनी इसी तरह की जो राशि आती है, हमें शादी ब्याह की विदा मिलती है, हर वर्ष मायके से विदा मिलती है, रक्षाबंधन पर मिलते हैं या त्योहारों पर मिलते हैं, उन्हीं छोटी छोटी राशि को जोड़ते हुए आज वो कई लाखों में हो गई है। तो आप लोगों से भी, सबसे भी यही निवेदन है कि अपनी इन राशि को उस समय ही खत्म करके या इधर उधर ना करके उनको जोड़ते जाएं, और उनको जोड़ते जोड़ते वही राशि जो छोटी छोटी थी वो देखेंगे तो 10-15 साल बाद, अभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है, बल्कि जैसे आज से 20 साल पहले, बल्कि 25 साल पहले तो मतलब जब 12% था तो 5 साल में ही हमारी राशि डबल हो जाती थी। अब तो डबल मतलब अब तो बहुत कम हो गया, 5-6%, 6%, 6.25%, 7% ही हो गया है। तब 13-14% था, यानी आज का आधा हो गया है। जो राशि पहले 5 साल में होती थी अब वो 10 साल से भी ज्यादा में होने लग गई है। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। परंतु सब बहनें अब इस बात को जरूर मतलब अपने जीवन में अमल में लाएं कि वो लोग अपनी LIC की मतलब सब काफी पॉलिसीज हैं इस तरह की
जिस उम्र में आप हैं उस उम्र के हिसाब से वो आप LIC एजेंट से बात करेंगे तो वो सारी योजनाएं आपको बता देंगे कि आपको किस प्रकार करना है, क्या करना है। या पोस्ट ऑफिस की योजनाएं हैं तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे मतलब निम्न वर्ग वाले परिवार हैं कि जिनकी वार्षिक इनकम यदि 3 लाख से भी कम है तो उनके लिए तो सरकारी योजना है कि सिर्फ 12 रुपए प्रति वर्ष उनको भरना है। तो यदि कोई भी बीमारी होगी तो उनको 2 लाख का बीमा सरकार की ओर से मिलेगा। यदि वो लोग 330 रुपए सिर्फ प्रति वर्ष जमा करेंगे बैंक में तो उनको 3 लाख मिलेंगे। तो ये पॉलिसीज का हम अपनी बाइयों को भी समझाएं। मतलब ये हर महिला के लिए है। जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री योजना, मेडिक्लेम योजना, ये सब योजनाएं हैं। तो हम यदि हमारी बाइयों को या ऐसे परिवारों को यदि ये सहयोग करते हैं और उनकी पॉलिसी बनवा देते हैं तो हमको भी एक बहुत बड़ा सुकून मन में मिलेगा, एक संतोष मिलेगा कि हमने किसी की एक सहायता की। तो इस प्रकार का काम भी हम जरूर करें ताकि उन बहनों को भी मतलब हींग लगे ना फिटकरी और रंग चौका आ जाए। आपको तो सिर्फ कहना ही है, उनको बताना है, राय बताना है और ये करना है। तो ये काम जरूर करें। इसी के साथ साथ समाज के द्वारा भी बहुत सारे ट्रस्ट, तो आप मेडिक्लेम, पोस्ट ऑफिस और LIC, इन तीनों के माध्यम से हम हमारा जीवन स्वावलंबी और आत्मनिर्भर आर्थिक रूप से जरूर बनाएं। ये मेरा सभी बहनों से पुनः निवेदन है। और इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं तो वो आप LIC एजेंट को बुलाकर आप पूरा बहुत अच्छी तरह से जान सकती हैं और समझ सकती हैं। समाज में जागृति लाएं और अपने और लोगों को भी जगाएं कि ये मेडिक्लेम और गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसमें वो लोग उपयोग करें। और समाज के माध्यम से 12 ट्रस्ट चलाए जाते हैं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए, स्वावलंबन के लिए। तो इन सब ट्रस्टों की योजनाएं ये समाज के लिए है। तो हमारे समाज के जरूरतमंद परिवारों को आप सब बहनें जरूर दें ताकि जिन बहनों को जरूरत है वो इन ट्रस्टों से मदद ले, सहायता ले। और हमारे राष्ट्रीय महिला संगठन का भी एक ट्रस्ट है, महिला सेवा ट्रस्ट, उसके माध्यम से भी समाज की लड़कियों को, जरूरतमंद परिवारों की लड़कियों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और स्वावलंबन के लिए, इन तीनों के लिए लोन भी दिया जाता है और सहायता भी की जाती है। तो इन सब की भी जानकारी हम सब समाजजनों को अपनी बैठकों में जरूर दें। कुछ हद तक तो अब इनको आशा जी ने वैसे इस सत्र में कंपलसरी कर दिया है कि माहेश्वरी महिला पत्रिका और ट्रस्ट, महिला सेवा ट्रस्ट, दोनों की जानकारी हर उसमें मीटिंग में भी दी जाए और राष्ट्रीय मीटिंग में भी दी जाती है कि हर प्रदेश अपनी रिपोर्टिंग में भी दे। तो इसके माध्यम से सबको जानकारी हो चुकी है, परंतु जिनको नहीं हुई है तो वो भी जरूर दें और समाज द्वारा संचालित ट्रस्टों की भी जानकारी दें। और इसी के साथ साथ महासभा ने एक बहुत अच्छा ABMMS संपर्क ऐप जो किया है कि उसमें हमारे समाज के जो बहुत से परिवार हैं उन सबको जो अभी तक समाज में जुड़े नहीं है, जिन्होंने अपना फॉर्म भरा नहीं है, तो वो सब भी अपना फॉर्म भरे या आप सब जागरूक बहने उन सब लोगों को जोड़े और उसमें उनसे वो फॉर्म भरवाएं। तो वो लोग भी जो समाज के द्वारा संचालित जो है हमारे ट्रस्ट और जितनी भी योजनाएं हैं, और इस कोरोना काल में भी महासभा ने एक आपदा केयर फंड भी निर्माण किया है और उसके माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को उससे भी सहायता दी जा रही है। तो हम उन सब में भी सहभागी बने और जरूरतमंद परिवारों को वो सहायता दिलवाएं। तो हमारे मन को बहुत खुशी मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी और संतोष मिलेगा। तो कहते हैं ना कि आनंद पूर्वक, संतोष युक्त, प्रसन्नता पूर्वक खुश सुखी जीवन जीना है। तो वही है कि जिसमें हमें संतोष मिले और सुकून मिले। तो इन सब के माध्यम से हम सबकी सहायता करें, सेवा करें और अपना जीवन सार्थक और सुलभ बनाएं, आनंदमय बनाएं। तो इस तरह छोटी छोटी सूझबूझ से अपने को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएं, शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखें और मन को उमंगों से परिपूर्ण, उत्साह से और जोश से परिपूर्ण, गहन, शांत व सुख सुविधा से संपन्न बनाएं, आराम पूर्वक बिताएं। तो जैसे मूल से ब्याज प्यारा होता है तो हमारा संध्या काल या हमारे जीवन की सांझ हमारे पूर्वार्ध से ज्यादा उत्तरार्ध हमारा सुखमय होगा, आनंदित होगा और हम ज्यादा खुशहाल जीवन बिता पाएंगे। तो ऐसे उत्साही, आनंद युक्त, प्रसन्न चित्त
जीवन की सांझ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं ना कि जब सोच अच्छी हो तो हम जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। तो व्यक्तित्व को ऐसा बनाएं कि हमारी जीव नहीं हमारा जीवन बोले कि हम कैसे हैं। तो इन सब के साथ साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इतना ध्यान से सुना, और मैं अपने आप को तब खुशनसीब मानूंगी कि आप सब भी अपने जीवन की प्लानिंग करें और विशेष करके तन मन धन तीनों को साथ में निभाएं। और इसके साथ साथ अंतिम बात कहना चाहूंगी कि जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आता, नशा हर चीज में है, हमें पीना